आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उपयोग हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो तरीके से इसका उपयोग पढ़ा था। पहला तो पढ़ा था भाई कि रिपीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। दूसरा कुछ खास सिचुएशन जैसे पसंद, नापसंद, इरादा, चाहत, इच्छा, कामना, ये सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं, ये पढ़ा था। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो कंडीशनल सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें यदि या अगर लगा रहता है या कोई भी तरीके से शर्त का बोध होता है। ठीक है। तो बोलिए एक और भी तो तरीका हो सकता है शर्त का बोध कराने का। जी, हिंदी में शर्त का बोध कराने के कई तरीके हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित तरीका है शर्त का बोध कराने का यदि या अगर। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। यदि आप होमवर्क लाएंगे तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। अगर आप डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आप डेली नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो यदि या अगर आएगा और दूसरे भाग में तो आएगा। ठीक है। हम यहाँ हाईलाइट करना चाहेंगे इसको कि यदि या अगर और दूसरे भाग में तो। ठीक है। एकदम स्वाभाविक है कि यदि या अगर हिंदी में आपके आता है तो दूसरे भाग में हिंदी में तो जरूर आएगा। और ऐसे शर्त वाले वाक्य आपको हिंदी में देखने में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिखेंगे। दोनों भाग, इसमें दो भाग आपको दिखेगा। एक यदि वाला भाग जिसको कंडीशन या शर्त कहेंगे, और दूसरा तो वाला भाग जिसको रिजल्ट या परिणाम कहा जाएगा। ठीक है। तो कंडीशन या शर्त और रिजल्ट या परिणाम, ये दोनों भाग होना अति आवश्यक है, तभी शर्त वाले वाक्य बनते हैं। ठीक है। शर्त वाले वाक्य और भी अलग तरह के टेंसेस में हो सकते हैं या अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें शर्त वाला भाग और परिणाम वाला भाग दोनों फ्यूचर में रहेगा। इस तरह के वाक्यों को, शर्त वाले वाक्यों को कंडीशनल टाइप 1 कहा जाता है, और ये फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। यदि आप अंग्रेजी अच्छे से कमांड कर लेंगे तो आपको आसानी से नौकरी लग जाएगी। अगर आप अंग्रेजी अच्छे से कमांड कर लेंगे इन फ्यूचर तो आपको नौकरी लग जाएगी इन फ्यूचर। आप हिंदी वाक्य से ही समझ सकते हैं कि फ्यूचर की ही बात हो रही है, इसमें प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं होती है। तो ऐसे शर्त वाले वाक्यों को कंडीशनल टाइप 1 या फर्स्ट टाइप का कंडीशनल या शर्त वाला वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने दर्शा दिया कि दोनों भाग आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी के साथ इस बंधन को आपको कायम रखना होगा कि जहां आप इफ़ लिखेंगे यदि के अर्थ में, उस भाग में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे उस फ्यूचर वाले हिंदी के बदले। ठीक है। यहाँ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे। यहाँ अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया विल वर्क, इफ़ यू विल वर्क, ठीक है, तो यह पूरी तरह से गलत माना जाएगा वर्क को ही। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए V1 होगा या V5 भी हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यू है इसलिए V1 ही यूज़ किया गया। और दूसरे भाग में जो परिणाम वाला भाग है इसमें कोई बंधन नहीं है, मतलब हिंदी आपका जिस टेंस में है अकॉर्डिंगली अंग्रेजी भी उसी टेंस में जाएगा। ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। अब आप एक और करेंगे बात, और जो हम बताने जा रहे हैं कि या आप जो है यदि के लिए इफ़ का उपयोग करेंगे, लेकिन तो के लिए आपको अधिकार नहीं है किसी वर्ड का उपयोग करने का। आप सिर्फ और सिर्फ कॉमा उपयोग करेंगे। बुलियन दिन का उपयोग नहीं कर सकते, एकेडमिकली नहीं कर सकते, उसके जगह आप चाहें तो फिर क्या यूज़ कीजिएगा, बोलचाल में देन का उपयोग कर दीजिएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस, ये बोलचाल तक की भाषा में बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इसको एग्ज़ाम में लिखते हैं तो इफ़ और देन दोनों का उपयोग एक साथ करना गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि इफ़ से भी शर्त का बोध हो रहा है और देन से भी शर्त का बोध हो रहा है। तो एक ही बात का बोध कराने के लिए दो दो कंजंक्शन क्यों उपयोग किया जाए, ये इलॉजिकल है, इसीलिए इसको लोग सही नहीं मानते और ऐसा उपयोग करते नहीं है एकेडमिक इंग्लिश में। बोलचाल में बहुत जगह पर हम लोग ग्रामर से लिबर्टी ले लेते हैं, ये भी एक लिबर्टी लिया जाने वाला बात है।
देखिए अब इसमें आपको दो भाग मिला था, एक इफ़ वाला भाग और एक दूसरा मेन क्लाउज। ठीक है, इफ़ वाले भाग को हम लोग कहते हैं, इफ़ वाले भाग को कंडीशनल क्लाउज कहते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल क्लाउज को हम लोग जनरली आगे लिखते हैं कंडीशनल क्लाउज। ठीक है, और ये आपका इधर वाला रिजल्ट क्लाउज है जिसको कि मेन क्लाउज भी कहते हैं। ठीक है, इसको मेन क्लाउज भी कहा जाता है। तो टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इफ़ या कंडीशनल क्लाउज, इफ़ क्लाउज भी कर सकते हैं चूंकि इफ़ से शुरू हो रहा है, तो इफ़ या कंडीशनल क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा लेकिन सेंस देगा फ्यूचर का, जबकि रिजल्ट क्लाउज या मेन क्लाउज ये फ्यूचर में होगा और सेंस भी फ्यूचर का देगा। आप चाहे तो पूरे भाग को उलट के लिख दे सकते हैं, मतलब आप कंडीशनल क्लाउज को आगे लिख दे सकते हैं, सॉरी कंडीशनल बोल रहे हैं, मेन क्लाउज को आप आगे लिख दे सकते हैं। इसका दो नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, एक रिजल्ट क्लाउज नाम है इसका, या दूसरा इसका नाम है मेन क्लाउज। ठीक है, और ये आपका ये क्या है, कंडीशनल क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज नाम है इसका। ठीक है, कंडीशनल क्लाउज को आप पीछे लिख दे सकते हैं चाहे तो। जब ऐसा करेंगे उलट के लिखेंगे तो बीच में से जो कॉमा था वो गायब हो जाएगा, कॉमा को रहने का हक नहीं है। ठीक है, एकदम सरल था, एकदम आसान था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे वेरिएशंस इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। वेरिएशन इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, वेरिएशन मतलब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन, परिवर्तन क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो पहला चीज हम बात करेंगे वो ये होगा कि इफ के स्थान पर इफ के स्थान पर अर्थ के अनुसार ठीक है, अर्थ के अनुसार क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो इफ के स्थान पे आप प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का अर्थ होता है बशर्ते या बशर्ते की। ठीक है, सपोजिंग, इसका अर्थ वही होता है जो इफ का होता है, अगर। ठीक है, सबका हिंदी भी हम लिख देंगे, पहले अंग्रेजी लिख देते हैं, एज लॉन्ग एज। ठीक है, इन केस, वेन, एज सुन एज, और सबको एक एक करके हम बता देंगे, एक एक करके टोटल बता देंगे। बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस। एक आध को कोई और रह गया हो, नहीं कर सकते, उम्मीद नहीं है कि छूटा होगा, लेकिन 2% ह्यूमन एरर का चांसेस हमेशा लेके चलना चाहिए। अगर, जब तक, तब तक। ठीक है, इसका भी मतलब अगर, इसका मतलब वेन, जब, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही त्यों ही। ठीक है, पहले से पहले, के बाद, जब तक, डॉट डॉट डॉट, तब तक नहीं, निगेटिव सेंस देता है ये। अगर डॉट 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 नहीं तो, ये सब निगेटिव सेंस देता है दोनों। खैर, नियम वही लागू होगा,
नियम क्या लागू होगा कि इफ जिस भाग में होता था वो भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता था हिंदी फ्यूचर रहने पर भी, यही यही बात इनके साथ भी लागू होगी। तो चलिए एक एक करके सबका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, आप सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे बशर्ते कि आप मेहनत करें, बशर्ते कि आप मेहनत करें। मैं इसमें देखिएगा नेचुरल हिंदी जाता है ना, यहीं तक रुकता, करेंगे लिखाता नहीं है, बशर्ते कि आप मेहनत करें ऐसे ही जाता है। तो हिंदी अपनी एक भाषा है, उसका अपना एक तरीका है, तौर तरीका है। हिंदी को तो हिंदी के तौर तरीके से लिखेंगे और अंग्रेजी को अंग्रेजी के तौर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, हाँ दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होने का मतलब दोनों का सेंस सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे हर समय कि नहीं हमको हिंदी मिला दीजिए, हम फिर से वही वाला बात बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, आप सफल हो जाएंगे, you will get success। इसमें परिणाम ही पहले है, बशर्ते कि या तो आप प्रोवाइडेड लगा लो या प्रोवाइडेड दैट लगा लो, यू वर्क हार्ड। ठीक है, हो गया। अब जरा पर यहाँ पर देखिए कि प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट ये शर्त बता रहा है। ठीक है, आपको यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मिला, आप कहते हैं कि नहीं हमको इसको किसी और चीज़ से बनाना है, तो आप यहाँ पर हिंदी में ही आप सोचो ना कि बशर्ते की के जगह अगर लिख देते हो तो क्या वो गलत हो जाएगा। आप सफल हो जाएंगे अगर आप मेहनत करें, तो अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पर अंत में तो जोड़ना पड़ेगा। आप सफल हो जाएंगे अगर आप मेहनत करें तो, या मेहनत करेंगे भी लिख सकते हैं इसमें। तो हिंदी कितने तरीके से लिख सकते हैं इन शब्दों का उपयोग करके, और कौन सा टेंस कैसे जाना चाहिए, ये थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। बचपन से पढ़ते आए हैं हिंदी, इसमें हम क्या बताएं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे हम तो नहीं लिखना चाहते, तो मत ना लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, खाली वाक्य का सुंदरता थोड़ा बदल जाएगा हिंदी में, लेकिन हिंदी में मतलब तो वही रहेगा ना बात का, और बात का वही मतलब है, तो ये सारा चीज़ अंग्रेजी हो सकता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा इसी बात में, सपोजिंग। बोले इफ़ नहीं लगा सकते हैं, इफ़ तो लग ही रहा था, उसके जगह पर ना हम बता रहे हैं कि आप चाहें तो ये सब का भी उपयोग सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं। इफ़ तो आपको सबसे पहले बता दिए कि शर्त बताने के लिए इफ़ का उपयोग करते हैं, और इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लाउज में फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं सर बोर हो गए हर बार इफ़ लिखते 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 लिखते, बड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है, कुछ वेरिएशन नहीं आ सकता है, तो हम आपको वेरिएशन बता रहे हैं कि वेरिएशन ऐसे आ सकता है। ठीक है, अच्छा बोलिए यहाँ पर इन केस नहीं लगा सकते, एज लॉन्ग एज नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। इन केस में हिंदी समान है, लेकिन ये बहुत सिचुएशन एकदम इन केस का अलग हो जाता है, इसलिए इसमें हमको स्टार्ट लगा देना चाहिए कि इन केस का उपयोग करते समय थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ेगा। बताएंगे इन केस को सबसे लास्ट में, क्योंकि एकदम अलग सिचुएशन है उसका थोड़ा सा, सबसे लास्ट में मतलब आज ही बताएंगे सारा पॉइंट के लास्ट में। अब यदि कोई एज लॉन्ग एज लगाना चाहता है तो क्या यहाँ एज लॉन्ग एज घुसा देगा, नहीं, इसका हिंदी एकदम अलग है। एज लॉन्ग एज का जो कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी है कि मतलब एज लॉन्ग एज इस सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ होता है, तब उस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक अलग से वाक्य लिख के देख लेते हैं ना, जब तक तब तक के लिए। ठीक है, मैं इन बच्चों को इन बच्चों को यहाँ खेलने दूंगा, खेलने दूंगा जब तक कि वे किसी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं, किसी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं।
हिंदी हम सपोर्ट के लिए लिख रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे तो हम हिंदी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, अंग्रेजी पर डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग जैसा बता देंगे। इसी बात को आप ऐसे उलट के लिख सकते थे कि मैं इन बच्चों को तब तक यहाँ खेलने दूंगा जब तक वे किसी पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं। मैं इन बच्चों को तब तक यहाँ खेलने दूंगा यहाँ खेलने दूंगा जब तक कि, ये की बार बार क्यों, तो ये ऑप्शनल है, आप बोल के देखिए नेचुरल। अगर आप पहला से 10वां तक हिंदी अपना जो किताब था क्लास का उसको रीडिंग किए होंगे तो ये सब चीज़ हिंदी में आपको दिक्कत नहीं होगा। यदि रीडिंग करने का आदत नहीं रहा है तो आपको हिंदी में दिक्कत होगा कि वाला हिंदी कैसे हो गया। मैं इन बच्चों को तब तक यहाँ खेलने दूंगा जब तक कि वे किसी पौधे को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। अब इसमें कुछ बच्चे इस बात पर डिस्कशन करें, पहुंचाएंगे नहीं होगा सर, हमसे क्या बोलते हो, हिंदी तुम्हारी भाषा है, इसको थोड़ा सा बोलो पहुंचाएंगे से, देखो कि तुमको हमेशा हम बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से देख लो अपना हिंदी, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। अब अंग्रेजी में क्या बनेगा, आई विल लेट दी चिल्ड्रेन प्ले हियर। प्ले हियर, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे। अभी पता चल गया कि एज लॉन्ग एज है तो इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आना चाहिए। डोंट डैमेज, बोले डोंट क्यों लगा है, आप देखिए हिंदी जो है आपका निगेटिव है इसलिए डोंट लगाना पड़ेगा। दे डोंट डैमेज एनी प्लांट। ठीक है, अब जरा यहाँ गौर करेंगे, एज लॉन्ग एज आया इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, सिंपल। जी बोलिए। हाँ, यदि हम यहाँ अलाउ लिखेंगे तब यहाँ पर टू प्ले होगा, लेट के साथ भी वन आता है और उसी अर्थ में अलाउ का यूज़ करें तब टू प्लस भी वन आता है, बस इतने फ़र्क है। लेट के साथ भी वन आता है, अलाउ का यूज़ करेंगे उसी अर्थ में यूज़ होता है, दोनों का कोई फ़र्क नहीं है, तो यहाँ टू प्लस भी वन। पहला फ़र्क तो लेट और अलाउ में देख लिए। दूसरा फ़र्क ये है कि लेट बोलचाल की भाषा में ज़्यादा बोला जाता है और अलाउ ऑफिशियल या फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी वही बात है। ठीक है, वे लोग हमको खेलने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बोलचाल में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारे पड़ोसी सार्वजनिक मैदान में हम लोगों को खेलने की अनुमति नहीं देते। एप्लीकेशन में अनुमति यूज़ किया जाता है, वही अनुमति देना अलाउ है, खेलने नहीं दे रहे हैं तो लेट है। चलिए आगे, तो हमने आपको इसमें भी आप चाहे तो उलट के लिख सकते हैं, देखिए उलट के हम बता दे रहे हैं। as long as they don't damage any plants, कॉमा देना पड़ेगा, आई विल लेट, क्यों गलती हो रहा है, आई विल लेट दीज चिल्ड्रेन प्ले हेयर, चिल्ड्रेन प्ले हेयर। ये हो गया आपका एज लॉन्ग एज के कारण यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट।
और जब चूंकि कंजंक्शन आगे चला गया है तो कॉमा बीच में लाना पड़ेगा और आपका ये हो गया मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज जो भी। ठीक है, आप इन सब के साथ ही एक चीज़ आप लोगों ने देखा, एक बहुत अच्छा सा पॉइंट नोट किया, गौर किया होगा शायद। ठीक है, कि पॉइंट क्या था कि आपका यहाँ पर जो है कंडीशनल क्लॉज है, उसके बाद एक कंजंक्शन आ रहा है और उसके बाद मेन क्लॉज आ रहा है आपका, या रिजल्ट क्लॉज भी बोलिए। आप गौर करेंगे कि ये सब जो भी कंजंक्शन यहाँ यूज़ कर रहे हैं उस कंजंक्शन के कारण ये मेन क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। ठीक है, और ये कंडीशनल क्लॉज हमेशा जनरली फ्यूचर में जा रहा है, ऐसे दूसरा टेंस भी रह सकता है सिचुएशन के हिसाब से। बोले दूसरा टेंस करके बताइए, बिल्कुल बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले पढ़ाने दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं अभी ही बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना तो पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसी को उलट के लिखा रहेगा तो आपका मेन क्लॉज आगे रहेगा, सॉरी कंजंक्शन के साथ आगे रहेगा। जब उल्टेंगे तो कंजंक्शन एकदम सबसे आगे चला जाएगा, उसके बाद मेन क्लॉज आ जाएगा और तब बीच में कॉमा लाना पड़ेगा आपको, तब आपको कंडीशनल क्लॉज लाना पड़ेगा। ठीक है, हम उल्टा लिख दिए क्या? हम उल्टा लिख दिए क्या? हाँ, हमने उल्टा नाम लिख दिया है, उल्टा नाम लिख दिया। इसको पूरा से फिर से मिटा के बताते हैं, ध्यान बट गया मेरा। देखिए यहाँ पर आपका आता है मेन क्लॉज, ठीक है, फिर कंजंक्शन और तब ना कंडीशनल क्लॉज आ रहा है। उल्टा हम लिख दिए थे नाम, बाकी सब कुछ सही था, टेंस वेंस सब सही लिखा था। अब ये जो मेन क्लॉज है किस टेंस में जाएगा? तो जनरली फ्यूचर में जाता है, अगर आपका सेंस किसी और में जा रहा है तो किसी और टेंस में भी जा सकता है। और इस कंजंक्शन के कारण आपका जो कंडीशनल क्लॉज है इसका टेंस बंध जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, किसी दूसरा टेंस में नहीं होगा। फिर से समझें, अब आप देखें कि अगर हम इसको उलट दें तो हम क्या करेंगे? कंजंक्शन को आगे लेके जाएंगे, कंजंक्शन, उसके बाद क्या चलेगा? कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, फिर क्या होगा? कॉमा, फिर क्या होगा? मेन क्लॉज। ठीक है, लेकिन इस स्थिति में भी टेंस का बंधन वही रहेगा कि आपका कंजंक्शन के कारण ये जो कंडीशनल क्लॉज है ये टेंस बंध जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तक में ही बंध जाएगा, इसको दूसरा टेंस में आने का कोई अनुमति नहीं प्राप्त है। जबकि मेन क्लॉज आपका जनरली फ्यूचर में रहेगा, लेकिन ये बंधन नहीं है कि फ्यूचर ही रहेगा, बदल भी सकता है। तो ये जो हम आपको बताए इस तरह से लिख करके, ये हमने आपको एक कॉमन एरर का पॉइंट बता दिया। ठीक है, कि कॉमन एरर कैसे आप आसानी से बना लेंगे। तो भैया ये सब जो पीछे आपको दिखाया गया है, इस सारा कंजंक्शन, कौन सारा? ये सारा जो कंजंक्शन दिखाया गया है, कंजंक्शन को आप याद रखिए। इस कंजंक्शन को आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये सब कंजंक्शन दिख गया तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखना चाहिए। कंजंक्शन दिख गया तो इससे रिलेटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखना चाहिए। बोलिए कि दूसरा में फ्यूचर इंडेफिनिट चेक करना ज़रूरी है कि नहीं? चूँकि 100 में से 90-95 बार यही देगा, कंजंक्शन से रिलेटेड जो कंडीशनल क्लाउज है उसी का टेंस उल्टा पुल्टा कर देगा, फ्यूचर दे देगा। तो इसलिए आप यदि इसको भी खाली गौर कर लेते हैं तो कंडीशनल क्लाउजेज या कंडीशनल सेंटेंसेस पे जो बेस्ट कॉमन एरर पूछे जाएंगे 100 में से 90 से 95 बार आपका सही हो जाएगा। और बाकी अगर मेन क्लाउज के टेंस में छेड़छाड़ कर दिया, उसने एरर दे दिया एग्जाम में, तब आपको वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा। यहाँ तो ये फार्मूला से हो जा रहा है कि भाई कंजंक्शन नजर आ गया तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होना ही चाहिए, कंजंक्शन के राइट साइड वाला। ठीक है,
और कॉमा के बगल में है या शुरू में हो मेन क्लाउज, उसका जनरली फ्यूचर रहता है, बंधन नहीं है। अगर उसमें छेड़छाड़ कर दिया तो फिर आपको पूरा वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सेंस के हिसाब से वो टेंस सही है कि नहीं मेन क्लाउज का। वो भारी पड़ जाएगा आप पर। क्यों? क्योंकि बचना चाहते हैं सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे बचना चाहते हैं सेंस से कि नहीं वो समझना दिक्कत है, ट्रिक मिलना चाहिए। तो ट्रिक बस इतने तक काम करेगा, ठीक है, हर हालत में इतना तक काम कर जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। अब एक हाथ उदाहरण कुछ और देखना चाहिए, नहीं कैसे देखना चाहिए, इन केस का भी बताएंगे लेकिन सबसे लास्ट में, उसके पहले जरा सा हम और देख लेते हैं, ठीक है। You can't attend this class until you will not do your homework। सिर्फ एक सेंटेंस है, ऐसा कुछ बंधन नहीं है, ठीक है। You can't attend your class until you do your homework, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि क्या इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है, कोई एरर है? तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल है, हाँ, अनटिल है। अनटिल है तो आपको हर हालत में यहाँ पर फ्यूचर का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे फिर तो हम क्या करें? तो आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, यहाँ पर डू लगा देंगे, ठीक है, कि ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला डू हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का गलती, आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है, ई डू को आप जो बाद वाला डू है इसको आप पक्का ऑक्सिलरी वर्ब समझ लीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। दिमाग क्योंकि लगाइएगा नहीं कि वो डू जो है करना के अर्थ में आया है, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट लिख देते हैं मेन वर्ब के रूप में, नहीं एकदम दिमाग लगाते हैं। इस बात से हम दहशत में रहते हैं, जब सेंस का बात आता है ना, मेरे अंदर दहशत आ जाता है कि बच्चा एकदम दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं, ठीक है, वो सोच भी नहीं करेगा, वो खाली देखता है कि लिखल है कि नहीं, वो लिखल है कि नहीं, बस, ठीक है। तो विल नॉट कंप्लीट लिखे तो गलत हो गया। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको सुधारने के लिए डू नॉट कंप्लीट कर दें, लेकिन अनटिल का एक के साथ एक बात और है कि इधर तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, अनटिल का अर्थ निगेटिव होता है, खुद अर्थ निगेटिव होता है। तो निगेटिव अर्थ है तो फिर तो आप डू लगाए नॉट लगाए फिर तो गलत ही रह गया, ठीक है। तो सीधा सीधा सिर्फ कंप्लीट होना चाहिए। बोलिए तब प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो गया? तो यू के हिसाब से यहाँ पर भी1 आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं हुआ तो और ये क्या हुआ, हमको बता दें कोई भी, ठीक है, अब जाके सेंटेंस सही हुआ, ठीक है। एक और उदाहरण, they will not allow me unless I don't pay their charges। अब देखिए तो क्या कोई एरर दिखता है? अनलेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, अनलेस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये इसका अर्थ खुद नेगेटिव होता है अनलेस का, तो इसीलिए यहाँ पर डोंट का उपयोग बिल्कुल गलत है। बोले खाली डोंट हटा देंगे तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए, बुद्धि लगाइए। सब्जेक्ट है आई और सब्जेक्ट आई है तो वर्ब आपका क्या होना चाहिए, भी1, भी1 तो है भैया पे, ठीक है, हो गया अब सही। तो इस तरह से आपको एरर पकड़ना होगा। इन केस के लिए जो हम बताने जा रहे हैं स्पेशल पॉइंट, वो कॉमन एरर बनाने के लिए स्पेशल नहीं है, ठीक है। अगर उस पॉइंट पे जो अर्थ वाला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं उस पॉइंट पे यदि कॉमन एरर दे देगा तो फिर से आपके लिए चुनौती हो जाएगा, आप कहिएगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पर इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है।
अगर वर्षा होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा। हमको दोनों वाक्यों में क्या समझ में आया आप लोगों को? अभी आप में से एक मित्र ने बोला कि हम समझ गए दोनों वाक्य को हिंदी में। अंग्रेजी छोड़ दीजिए, अभी अंग्रेजी क्या होगा नहीं होगा बात का बात है, हिंदी है हमारी मातृभाषा। समझाइए, क्या समझे थोड़ा बताइए। ये वापस देखिए, पहला कोई बेवकूफ़ आदमी बोलेगा जिसको एक पैसा अकल नाम का चीज़ नहीं है। क्यों बोलेगा पहला कोई बेवकूफ़ आदमी पहला सेंटेंस को? क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है कि अगर वर्षा होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा, मतलब पहले वर्षा हो जाएगी तो मैं छाता ले जाऊंगा। तो तुम घूम के आएगा लेवे छाता? तुम तो चलिए गया है? या फिर इंतजार करते रहोगे कि अच्छा वर्षा होने दो तो हम छाता लेके जाएंगे? ये कोई सिचुएशन बनता है लाइफ का? कोई सोच के हमको बता दे, ये सिचुएशन कोई बनता है? अनर्गल बात है ये, इस बात का कोई मतलब निकलता नहीं है। अगर वर्षा होगी तो हम छाता ले जाएंगे, तो किससे पूछ रहे हो? कोई बता सकता है कि वर्षा होबे करेगा? दूसरा, अगर वर्षा होगी तो जैसे अभी आप जा रहे हैं, निकल रहे हैं घर से, ठीक है, हाथ में छाता लिए हुए हैं, कोई घर में टोक दिया, कह रहे छतवा लेके काहे ला जाता है, एकदम हथवा में सामान लेके आवे के रहेगा, छाता पकड़ेगा कि सामान पकड़ेगा? ठीक है, तो बोले हाँ अब वर्षा होते था छतवा ले जीबे की। मतलब आप अभी वर्षा हुआ नहीं है, आप सावधानी के तौर पे पहले से छाता ले जाना चाह रहे हैं। तो ये अगर दिख रहा है, लेकिन ये अगर शर्त नहीं है, ये अगर सावधानी है, सतर्कता है कि नहीं भाई वर्षा हो सकता है, ठीक है, तो बेहतर है कि हम पहले ही से छाता ले जाएं। यही टोन रहता है। अगर अरे काहला छाता लेके जा रहा है जी, तुम्हारे दोनों हाथ में तो सामान रहेगा, लावे में दिक्कत होगा, दिक्कत हो चाहे जो हो, वर्षा होगा तो हम छाता ले जाएंगे कि भींगे होंगे नहीं हम? ये टोन जाता है सेंटेंस का। इसीलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगर वर्षा होगा तो हम छाता ले जाएंगे कि? ये बात कभी नहीं बोलेगा कोई। जैसे उसी टाइप का ना सेंटेंस है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, तो पहले आप मेहनत कीजिए उसके बाद आप सफल होइएगा। इस सेंस से ही ना आया। तो अगर वर्षा होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा, पहले वर्षा होगी उसके बाद मैं छाता ले जाऊंगा। तो तुम तब तक रुके रहोगे, काम पे नहीं जाओगे जो काम से जा रहे हो, कि अच्छा ठीक है वर्षा हो जाने दो तो हम छाता लेके जाएंगे। ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है लाइफ में इस टाइप का? सोचो और बताओ हमको। यहाँ इफ का उपयोग करना गलत है। ये अनर्गल बात है, जबरदस्ती कोई तो दोनों यूज़ करेगा यहाँ पर, इन केस भी इफ भी कोई ज़बरदस्ती करेगा अपने दिमाग से पैदल चलने वाला बात। तो अगर बिफोर और आफ्टर वाला वाक्य रहे तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, मेरे घर पहुँचने से पहले माँ खाना बना लेगी। मेरे घर पहुँचने से पहले माँ खाना बना लेगी।
ऐसे वाक्यों में गौर करें तो दो हिस्सा होता है, एक मेरा घर पहुंचना और दूसरा माँ खाना बना लेगी। ठीक है, से पहले इसमें कंजंक्शन है जिसकी वजह से दोनों भाग जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे से गौर करें तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में दिखता है और ये अधूरा लगता है देखने में। जब अंग्रेजी लिखने की बात आएगी तो पहले कंप्लीट वाले को लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीट वाले को लिखेंगे माँ खाना बना लेगी, माई मदर विल कुक फूड, माई मदर विल कुक फूड। और उसके बाद मेरा घर पहुंचना, लेकिन बीच में कंजंक्शन डाला जाएगा। से पहले का अर्थ में कंजंक्शन होता है बिफोर, और अब बिफोर जब यहाँ पर आ गया, चूंकि अच्छे से हम देख रहे हैं पूरा सेंटेंस को तो हमको पता चल रहा है कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं और बिफोर आ जाता है तब बिफोर के कारण यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोग को मजबूरी में यहाँ कोई टेंस हिंदी में दिख भी नहीं रहा है, फिर भी अंग्रेजी के नियम का पालन करते हुए अंग्रेजी लिखेंगे और बिफोर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। आई विल रीच होम, जैसे ही हमने विल लिख दिया वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, इसलिए विल का उपयोग गलत है। एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग के बाद का सेंस लेते हैं, के बाद का उपयोग करेंगे। मेरे घर पहुंचने के बाद माँ खाना बनाएगी, मेरे घर पहुंचने के बाद माँ खाना बनाएगी, के बाद माँ खाना बनाएगी। ठीक है, इस वाक्य में भी दो हिस्सा है, मेरा घर पहुंचना, माँ का खाना बनाना। ये कंप्लीट दिख रहा है और ये अधूरा दिख रहा है। कंप्लीट वाले को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भी टेंस उसका है हिंदी में वही तरीके से, सॉरी, मदर विल कुक फूड, माई मदर विल कुक फूड, माई मदर विल कुक फूड। और चूंकि कंजंक्शन के तौर पे यहाँ बीच में है के बाद आफ्टर, तो हम लोगों को आफ्टर लिखना पड़ेगा कंजंक्शन के तौर पे। और हम लोग अच्छे से देख रहे हैं तो हमारा हिंदी वाक्य है फ्यूचर। अभी फ्यूचर है कि नहीं तो हिंदी से ही पता चलेगा। अब कुछ बच्चे हैं जो पता नहीं क्या उनको भगवान शिक्षा का स्तर दिया है कि बहुत सा थोड़ा सा हिंदी वाक्य में उनको चंगलाहट होने लगता है। ठीक है, अंग्रेजी तो खैर समझते ही नहीं, हिंदी में भी चंगलाहट है। तब उनके साथ दिक्कत क्या होगा ना, कि वो पगलाते रहेंगे। ठीक है, तो वो खोजते क्या है कि अच्छा आफ्टर वाल आफ्टर के साथ खाली बता दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो बता तो दें, लेकिन वो आफ्टर यदि यहाँ कर दे उठा के तब क्या करेंगे वो, उनका बैंड तो ऐसे ही बच गया। और देता है एग्जाम में ऐसे उल्टा पुल्टा। मेरा घर पहुँचना, आई विल रीच होम, आई विल रीच होम, जैसे ही हमने कहा वैसे ही विल का उपयोग गलत हो गया। यहाँ होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट गलत, प्रेजेंट इंडेफिनिट सही। किसके कारण, इस आफ्टर के कारण। ये गलत, ये सही। तो ये है, जो लोग खाली इतना पढ़ना चाहते हैं कि बिफोर है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कीजिए, इसलिए विल गलत है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, जो लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, दिमाग ना लगाए, उनके क्षमता से बाहर है। और आफ्टर है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, इसलिए विल गलत हो गया। बस यहाँ दिमाग ना लगाए कि इसका मतलब क्या निकला, ना लगाए। दिमाग लगाएंगे तो फिर उनको दिक्कत होगी। ये था कंडीशनल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ आज कंडीशनल का उपयोग बताया जाएगा, बाकी चीज़ें नेक्स्ट डे।